वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ऑथर्स। और इसमें हम लोग जैसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है वैसे इम्पोर्टेंट ऑथर्स को लिए हूँ। और डिटेल्स पढ़ेंगे ये ऑथर्स के। फिलिप लार्किन, हेनरी इब्सन, एंटन चेखव, उनके बारे में तो पूछा जाता है रिपीटेडली कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। उसके साथ अदर ऑथर्स को भी देखेंगे हम लोग। तो once again I welcome you all to my classes, साहित्य क्लासेस। और इस वीडियो में आपको मतलब यूजीसी नेट बेस्ट क्वेश्चन मतलब डिस्कशन ही आपको मिलता है। सो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो कैसे लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इम्पोर्टेंट ऑथर्स: फिलिप लार्किन, हेनरी इब्सन, एंटन चेखव and others. So first we will see Philip Larkin. Philip Larkin, 1922-1985 lifespan, was an English poet, playwright, and librarian. So फिलिप लार्किन 1922 बर्न हुए थे, 1985 में उनका डेथ हुआ था। और ये इंग्लिश पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, लाइब्रेरियन हैं। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा। सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उनका ज़्यादातर मतलब इन्फ्लुएंस था। हियर आर सम कीज फैक्ट अबाउट हिम। उनका क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। Larkin was born in Coventry, England, 1922. He studied at Oxford University, where he befriended with other poets such as Kingsley Amis and John Wayne. तो देखो ये 19 हम लोग अगर यूजीसी नेट को क्लियर करना है तो आपको रिलेट करके पढ़ना होगा। जैसे 1922 जो यस है ये आपका वेस्टलैंड यूलिसीज का पब्लिकेशन का टाइम है। यस है तो आपको ऐसे याद करके पढ़ते जाना है। फिर आपका जो नाम आया किंग्सले एमिस, ये कौन है? ये है आपका जो कैंपस नॉवेल का रिलेटेड है, किंग्सले एमिस। तो ऐसे आपको याद करना होगा। देन तो क्या होता है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ाई करते हैं तो तभी किंग्सले एमिस और जॉन वन के साथ उनका दोस्ती होता है। ही बिगेन वर्किंग एज ए लाइब्रेरियन 1943 and spent most of his career at the University of Hull, where he served as the university librarian from 1955 until his retirement 1985. तो ये था उनका बारे में, फिलिप लार्किन के बारे में। So Larkin's poetry is known for its bleak and often pessimistic outlook online. So लाइफ के ऊपर पेसिमिस्टिक ज़्यादा थे और उनके पोइट्री भी ये सब दिखाता है। He frequently wrote about the passage of time, the emptiness of modern life and inhabitability of death. ये है उनका थीम, इनके ऊपर वो लिखते थे फिलिप लार्किन। So some of his most famous poems include Church Going, बहुत फेमस पोएम है, दिस बी दी वॉर्स, दी विटसन वेडिंग्स। सो ये है उनका फेमस पोएम्स। एंड हिज पोएट्री कलेक्शन इंक्लूड द नॉर्थ शिप 1945, द लेस डिसिप्ट 1955 एंड हाई विंडोज 1974। ये है फिलिप लार्किन के वर्क्स। In addition to his poetry, Larkin wrote 2 novels. उनका 2 novels जो है, जिल 1946, ए गर्ल इन विंटर 1947, as well as several critical essays and reviews. देखो यूजीसी नेट उनके पोइट्री के बारे में अगर नहीं पूछता है तो उनके जो नॉवेल्स 2 नॉवेल्स है उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो मतलब ऐसा होता है जो कि मतलब नॉन ऑथर होते हैं और अननोन वर्क्स के बारे में भी यूजीसी नेट ज़्यादा पूछता है। सो जैसे कि आपका जिल 1946 जो कि नॉवेल्स है, लार्किन का नॉवेल्स। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर फिलिप लार्किन एज ए पोएट वी वर वेल नोन, मतलब पोएट के हिसाब से हम लोग जानते हैं, लेकिन जब उनका नॉवेल्स भी है तो इसको भी आपको याद करना होगा। सो जिल 1946, ए गर्ल इन विंटर 1947, ये 2 नॉवेल्स हैं उनका।
और उनका मतलब लार्किन वाज अवार्डेड द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री इन 1965 and was appointed a companion of honor in 1975. Then again, Larkin was famously reclusive and didn't give many public readings or interviews. वो पब्लिक में ज़्यादा नहीं आते थे. However, after his death, a collection of his letters and unpublished writings was published in 2 volumes titled The Complete Poems and Selected Letters of Philip Larkin. ये मतलब उनके डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था. सो ये है आपका अबाउट योर फिलिप लार्किन. Let's see the another writer, Henry James. So Henry James जो है न्यूयॉर्क बॉर्न है. Henry James 1843-1916, the son of wealthy intellectual Henry James Sr. spent his childhood traveling across Europe. After returning to the US to attend Harvard University, he decided he wanted to be a writer and published his short stories and reviews in periodicals. तो फर्स्ट वो न्यूयॉर्क में तो बर्न हुआ था. फिर उन लोग वो ज़्यादा यूरोपियन कंट्री को घूमने लगे. फिर बाद में जब यूएस को आए तभी वो डिसाइड किए कि वो राइटर बनना चाहते हैं. From 1875, James settled in Europe, eventually moving to London. His nomadic childhood and life abroad as an adult allowed him to critique both American and European society. ज़्यादातर वो क्रिटिसाइज करते थे यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी को. He was a prolific writer, producing short stories, plays, essays, travel sketches, and reviews, as well as novels, and was nicknamed the Master. ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है. So the Master by his friend Edith Wharton. इन हिच राइटिंग मतलब ये निक्ड नेम उनको मैंने बुलाया जाता था. द मास्टर बाय हिज फ्रेंड एडिथ वाटसन. तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है किसको उनका फ्रेंड मतलब एडिथ वाटसन बुलाते थे द मास्टर. तो हेनरी जेम्स. So in his writing, he remained very much an American, writing with his greatest characters being from his birth nation. In 1915, he becomes a British citizen. उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या है, डेजी मिलर दी. ये क्रोनोलॉजिकल वर्क्स है. आपको क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है तो मैं इसलिए क्रोनोलॉजिकल आपको बता रही हूँ. 1879 डेजी मिलर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है. 1886 द बोस्टनियंस, 1902 द विंग्स ऑफ a dove, 1903 द एम्बेसडर्स एंड 1904 द गोल्डन bough. So these are the important works of your Henry James. Next, William Congreve. So विलियम कांग्रीव के बारे में भी यूजीसी नेट रिपीटेडली क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए आपको मैं इस वीडियो में विलियम कांग्रीव के बारे में ली हूँ. So both of William Congreve's parents came from well-to-do and prominent country families. His father, a younger son, obtained a commission as a lieutenant in the army and moved to Ireland 1674. And there, the future playwright was educated at Kilkenny School and Trinity College, Dublin. So after that, this is about the life of William Congreve. So let's know about what. So in 1691, Congreve took rooms in Middle Temple and began to study law, but soon found they preferred the wit of the coffee houses and the theatre. उनके टाइम में जो coffee houses का इंट्रोड्यूस हो गया था. Within a year, he had to distinguish himself at Will's Coffee House, that he had become intimate with great Dryden himself, and his brief career as a dramatist began shortly thereafter. Then after that, after 1700, Congreve wrote no more plays. Instead, he held a minor government post, which although a weak, he that weak and Tory, so he was allowed to keep during the Tory ministry of Oxford and Bolingbroke. The next one आपका जो है, after the accession of George I, he was given a more lucrative government significance. Then after that, what would happen, उनका जो
Despite the political career, first 2 decades of 18th century, Congreve managed to remain on friendly terms with the Swift and Pope. So Pope dedicated to him his translation of the Iliad. This is very important. तो पोप कांग्रीव को डेडिकेट करते हैं उनका ट्रांसलेशन इलियाड के लिए. फिर कांग्रीव्स फाइनल ईयर्स वेर perplexed by poor health but were made bearable by the love of Henrietta. So second Duchess of Marlborough, whose last child a daughter was in all probability the playwrights. The next one आपका जो है कांग्रीव जो रेस्टोरेशन पीरियड में लाइक एन एक्सपर्ट ज्वेलर कांग्रीव polished the restoration comedy of manners to its ultimate sparkles and gloss. Like your dialogue is epigrammatic and brilliant, the plot is an intricate puzzle. ये सब कांग्रीव के वर्क्स में दिखाई देता है. Then power, sex, struggle for power, sex, money, and with what your marriage, like your what you might have read his play way of the world. This is also very important. Then उनका works को आते हैं. Again this is in your chronology. The Old Bachelor, the next one the Double Decker, next one Love for Love, then Morning Bright, The Way of the World, and this is during the rest of his life he wrote no more plays. रेस्ट पीरियड में वो अपना कुछ नहीं लिखे थे. सो ये था आपका विलियम कांग्रीव के बारे में. नेक्स्ट है थॉमस किड्स. So Thomas Kidd 1558-1594 was an English playwright known for his significant contribution to Elizabethan drama. Or he was born in London and received his education at the Merchant Taylor School, where he studied Latin and Greek. Kidd is primarily remembered for his play The Spanish Tragedy, which is considered one of the important play of Elizabethan era and a precursor of the revenge tragedy genre. So थॉमस किड के बारे में, स्पेनिश ट्रेजेडी के बारे में आप लोगों को तो पता होगा, और ये ट्रेजेडी के लिए वो ज़्यादातर फेमस हैं. उनका अदर्स वर्क्स क्या है? कार्नेलिया, सोलिमन एंड Persida, and Householder's Philosophy. He also collaborated with other playwrights such as Christopher Marlowe on plays like Dido, Queen of Catherine. ये क्वेश्चन में आ चुका है. देन मतलब क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कोलाबोरेशन करके थॉमस किड डिडो, क्वीन ऑफ कैथरीन लिखे थे. Kidd's life was a shrouded in mystery and there is little information available about his outside of his works. Then, however, he is believed to have been a contemporary and possibly a friend of William Shakespeare. His influence can be seen in Shakespeare plays like Hamlet, which shares many similarities with the Spanish tragedy. So, ये था आपका थॉमस किड के बारे में. नाउ वी विल नो अबाउट हेनरिक इब्सन, द मॉडर्न ड्रामाटिस्ट. So Henrik Ibsen 1828 and 1906. So Henrik Ibsen, Norwegian playwright and theatre director. He is known as the father of realism because his plays are based on the genre of realism. He was one of the pioneers of modernism in drama and theatre. So उनका मेजर वर्क्स है सेंट जॉन्स ईव, द फीस्ट एट सोलाक, द विकिंग्स एट हेगलीलैंड, लव्स कॉमेडी, द Pretenders, Brand, Peer Giant. Again, it is in chronology. Peer Giant, The League of Youth, The Emperor and Galilean, Pillars of Society, A Doll's House. Doll's House तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा जाता है. Then Ghost, An Enemy of the People, Wild Dog, Rose Mushroom. Then Lady from the Sea, Hedda Gabler, The Master Builder. Then When We Dead Awaken. These are the works of Henrik Ibsen. अगर हम लोग उनका राइटिंग स्टाइल देखते हैं तो इब्सन took up the real issues of private and social life of people in the second half of the 19th century. His works amalgamated realism and naturalism in a very subtle manner. So many of the themes which he chose to write about were too vocal and radical for 19th century. So next, Anton Chekhov. Anton Chekhov जो है 1816-1904 was a famous Russian playwright and short story writer.
He is regarded as one of the greatest writers in world literature and a master of the modern short story. मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाते हैं. चेकअप्स वर्क्स आर नोन फॉर देयर रियलिस्टिक का पोर्ट्रेयल ऑफ एवरीडे लाइफ, subtle humor and deep psychological insight into human nature. Then Chekhov was born in Tanganhor, Russia, a middle-class family. Along with being a writer, he was also trained as a medical doctor. And his medical profession influenced his writing as he closely observed human behavior and social condition. He once said, "Medicine is my lawful wife and literature is my mistress." यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये किसका लाइन है? एंटम चेखव. सो मेडिसिन उनका लॉफुल वाइफ है क्योंकि उनका प्रोफेशन था फिजिशियन एंड लिखना उनका पैशन था. देन उनका कैरियर जो था, Chekhov wrote hundreds of short stories and several important plays. His stories often focus on ordinary people, their struggles, disappointments, and hopes. Instead of dramatic plots, he preferred simple events that reveal the inner emotions of characters. तो सिंपल लाइफ के बारे में, एवरीडे लाइफ के बारे में वो लिखते हैं और ये ज़्यादातर एवरीडे लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं. जैसे हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट्स आता है, होप्स क्या है, इसके बारे में वो लिखते हैं. सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस प्लेज इंक्लूड द चैरियट चार्ट, थ्री सिस्टर, अंकल बन्या एंड द सीगल. These works are important in the development of modern drama because they emphasize character, mood, realism rather than action. Then Chekhov's writing style is simple, natural, deeply realistic. He avoided moralizing and allowed readers to interpret the meaning of the story themselves. और उनका जो वर्क्स है ये कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस राइटर्स, ड्रामाटिस्ट एंड स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड. उनका राइटिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है. तो लेट्स सी शॉर्ट स्टोरी ऑफ एंटम चेखव. सो माइजरी उनका एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर के भी बारे में पूछते हैं, तो एंटम चेखव जो हैं एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स ह्यूमन लोनलीनेस एंड डीप एंड नीड फॉर इमोशनल कनेक्शन. दिस स्टोरी फोकसेस ऑन एन ओल्ड कैब ड्राइवर नेम्ड लोना पोटावोव who has recently lost his son. So लोना पोटावोव है जो एक कैरेक्टर है और यहाँ पे वेरी इमोशनल थीम इसमें है. जैसे कि पोटावोव रिसेंटली अपने सन को खो दिया है थ्रू ए सिंपल इंसिडेंट इन वन नाइट. तो ऐसा एक रात होता है जैसे कि इंसिडेंट जो डिस्क्राइब किए हैं. Chekhov reveals the silent suffering of ordinary people and society's lack of empathy. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर क्या होता है, सफ़र करता है लेकिन कोई भी पीपल उसको उनका उसके दुख को समझ नहीं पाता है. ये है उनका स्टोरी. सो थीम ऑफ द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन यहाँ पे दिखाई गया है. द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज लोनलीनेस. लोना इज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन. जब उसका सन मतलब गुजर जाता है तो तभी वो बहुत दुख से रहता है. ही डेस्परेटली वांट्स टू शेयर हिज सोरो विद समवन. किसके साथ अपने दुख को क्या शेयर करना चाहता था लेकिन कोई भी उसको मिलता नहीं है. बट एवरी पैसेंजर ही कैरीज इज बिजी एंड इम्पेशेंस और इनडिफरेंट. जो पैसेंजर लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर, मतलब उसके पास एक जो हॉर्स ड्रिवन स्लेज था, तो पैसेंजर को भी वो बोलना चाहता था लेकिन कोई भी पैसेंजर उसके बात सुनने के लिए राजी नहीं थे, मतलब बहुत बिजी थे अपने अपने कामों में. दिस शोज हाउ पीपल इन सोसाइटी ऑफन इग्नोर द इमोशनल पेन ऑफ अदर्स. तो यहाँ पे दिखाई देता है कि हम लोगों के कैसे अंदर के पेन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. सो चेखव हाईलाइट्स दैट फिजिकल प्रेजेंस डजंट ऑलवेज मीन इमोशनल कनेक्शन. सो फिजिकली हम लोग जो दिखते हैं वो इमोशनली ऐसा नहीं भी होता है, इसको वो दिखाए हैं अपने स्टोरी में. द लैक ऑफ ह्यूमन सिंपैथी. इस स्टोरी में अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज द एब्सेंस ऑफ कंपैशन इन सोसाइटी. Lona tries to talk about his son's death to different passengers, but none of them listen carefully. कोई भी नहीं सुनता है.
they interrupt him or show irritation. This reflects how modern life makes people self-centered and insensitive to the feelings of the others. ये था उनका स्टोरी के मतलब लाइंस. देन सिंबलिज्म क्या है? चेकअप यूजेस सेवरल सिंबल्स इन द स्टोरी. द स्नोई एंड कोल्ड एनवायरनमेंट सिंबलाइजेस लोनास इमोशनल स्टेट एंड मतलब जो स्नोई वेदर होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट जो ये लोनास का इमोशनल स्टेट को दिखाता है. कोल्ड एम्प्टी एंड लोनलीनेस. जैसे द हॉर्स ऑल्सो बिकम सिंबलिक. एट द एंड ऑफ द स्टोरी लोना फाइनली टेल्स हिज ग्रिप टू हिज हॉर्स. बाद में मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग कोई नहीं सुनते हैं उनके मतलब ग्रिप को, तो फाइनली हॉर्स को अपने दुख बताता है लोना जो कैरेक्टर. And the horse because no human being listened to him. This moment powerfully represents the depth of his isolation. और ये है उसका स्टोरी माइजेरी. देन कैरेक्टराइजेशन के बारे में अगर देखेंगे तो लोना पोटावोव इज पोर्ट्रेड एज a simple and humble man, and his character represents many ordinary people who suffer silently. सो एंटम चेकअप ऐसे कैरेक्टर को लेते हैं उनके स्टोरी में जैसे कि बहुत सिंपल होता है और कमंडे ऑर्डिनरी पीपल जैसे रहते हैं, वैसे टाइप का कैरेक्टर को अपने स्टोरी में लेते हैं. सो चेकअप पोर्ट्रेस हिम विथ सिंपैथी मेकिंग रीडर्स फील हिज पेन एंड हेल्पलेसनेस. मतलब ऐसे वो पोर्ट्रेस करते हैं कैरेक्टर को कि हम लोग अगर रीडर हैं तो हम लोग भी फील करेंगे सिंपैथी. मतलब लोना के प्रति हम लोगों का सिंपैथी होगा अगर हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं. ऐसे टाइप का उनका राइटिंग होता है. राइटिंग स्टाइल रियलिस्टिक होता है, सिंपल होता है. ही डजंट यूज कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज और ड्रामेटिक इवेंट्स. कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूज नहीं करते हैं ना लैंग्वेज और एनी ड्रामेटिक इवेंट. इंस्टेड ही प्रेजेंट्स एवरीडे सिचुएशंस टू रिवील डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ अबाउट ह्यूमन इमोशन एंड सोशल बिहेवियर. सो ये था आपका एंटम चेकअप के बारे में. Perhaps video may be get long, but you must go through it till the end so that you can get the all the important information in this video. तो यहाँ पे जो माइजेरी स्टोरी है ये आपका यूनिवर्सिटी में भी प्रेस्क्राइब्ड रहता है कोई कोई सेमिस्टर में. तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं यहाँ से नोट भी आपको मिलता है. So please like, share and subscribe my channel. Bye bye.